अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दरक्षा हिस्सा दोम का सबक नंबर 1 पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना था कि शबनम कमाली के मुतालिक और फिर उनकी जो नज़्म है हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था कि हमद, मनक़बत, नात और कसीदे में क्या अंतर है, और फिर शबनम कमाली के मुतालिक, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक हम लोगों ने जाना था। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी दरक्षा हिस्सा दोम का सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि जब अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथी के पास इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आपके साथियों को भी फ़ायदा पहुंच जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सोहेल अजीमाबादी जो लिखा है यहाँ पे, सोहेल अजीमाबादी, तो ये दरक्षा हिस्सा दोम का सबक नंबर 2 है। सबक नंबर 2 है जो जिसके अंदर सबक नंबर 2 के अंदर सोहेल अजीमाबादी के बारे में बताया गया है। और यही सोहेल अजीमाबादी का एक अफसाना है। अफसाना का मतलब होता है कहानी। इनकी एक कहानी लिखी गई है जिस कहानी का नाम भाभी जान है। क्या है? भाभी जान है। तो अब इन्हीं दो के मुतालिक, सोहेल अजीमाबादी और इनका अफसाना भाभी जान के मुतालिक कुछ चंद सवाल जवाबात हैं जो आपके दरक्षा हिस्सा दोम के अंदर वो सवाल क्या है दर्ज किए गए हैं, वो सवाल लिखे गए हैं। आज हम उन्हीं सवालों का जवाब अच्छे तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट में आसानी के साथ जो है हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल हम लोग जो है देखते हैं कि पहला सवाल में क्या है, क्या दिया गया है। तो देखिए, नंबर 1, सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? सोहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे, यानी सोहेल अजीमाबादी की पैदाइश जो है वो किस जगह हुई थी। यहाँ पे जगह का नाम बताना है। तो जवाब है पटना। क्या है? पटना, जो कि बिहार में है। नंबर 2 सवाल है, सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? अब देखिए, बचपन का नाम से मतलब क्या हुआ। हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है, तो आने के बाद जो है उसके माँ बाप कोई एक अच्छा सा नाम ढूंढ करके उस बच्चे का नाम रख देते हैं। तो जब बच्चा पैदा होने के बाद जो माँ बाप उसका नाम रखते हैं ना, उसी नाम को जो है हम लोग बचपन का नाम कहते हैं, और इसी तरीके से असली नाम भी उसको बोला जाता है। तो वही पूछ रहा है कि सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम, यानी उनके वालिदैन ने जो भी नाम रखा था बचपन में, उस नाम को बताइए कि वो नाम क्या था। तो देखिए, सोहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो जवाब है सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान। ठीक। तीसरा नंबर सवाल है, सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और किस साल शाये हुआ था? अफसानों के पहले मजमुआ। अफसाना का मतलब मैं तो बता ही दिया हूं कि अफसाना का मतलब होता है कहानी। तो जो कहानी के ऊपर जो भी सोहेल अजीमाबादी ने किताबें लिखी थी, उन किताबों के बारे में पूछ रहा है कि उनके किताबों में से सबसे पहली किताब जो उन्होंने लिखी, वो किताब का नाम क्या था, और वह किताब किस साल क्या है आवाम के सामने आया था। यानी जैसे मान लीजिए, हम लोग जो दरक्षा हिस्सा दोम जो है हम लोग सभी लोग पढ़ते हैं, तो इसी को कहते हैं शाये होना, यानी आदमी आवाम के सामने क्या है जाहिर होना, आवाम के सामने रूबरू करना। तो यही है कि सोहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ, यानी अफसाना जो लिखा है इन्होंने, अफसाने के ऊपर जो किताबें लिखी हैं, उन किताबों में से सबसे पहली किताब, मजमुआ का मतलब सबसे पहली किताब का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था। शाये का मतलब किस साल वो छपा था, किस साल लोगों के सामने वह किताब लाई गई थी। ठीक। तो अब देखिए जवाब, 4 चेहरे आज़ादी हिंद के बाद शाये हुआ था। यानी पहले अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? 4 चेहरे। और ये 4 चेहरे किस साल शाये हुआ था? तो आज़ादी हिंद के बाद शाये हुआ था। यानी जब
आज़ाद हिंदुस्तान जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी के बाद में जो है ये चार चेहरे जो अफसाना का पहला मजमुआ है, पहली किताब है सोहेल अजीम आबादी की, वो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद से क्या है मंजर आम पे आया, यानी लोगों के सामने आया, पढ़ने के काबिल हुआ। ठीक, तो इनकी इसके अलावा और सारी बहुत सारे अफसाने हैं, जैसे अलाव है, आदमी के रूप है, चार चेहरे है। तो इन तीनों अफसानों में से सबसे पहला अफसाना की किताब वो चार चेहरे है, और यही चार चेहरे हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद में क्या हुआ, शाये हुआ। ठीक, 4 नंबर, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई थी। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ है इब्तदाई तालीम। इब्तदाई तालीम किसको कहते हैं? इब्तिदा का मतलब होता है शुरू होना, शुरू होना, बिल्कुल शुरू शुरू में। इब्तदाई तालीम का मतलब हुआ कि जब बच्चा कुछ पढ़ने के काबिल हो जाता है, कुछ होशियार हो जाता है, कुछ समझदार हो जाता है, 2 साल 3 साल का बच्चा जब हो जाता है तो कुछ पढ़ने के लायक हो जाता है, तो वही पढ़ने के लायक हो जाता है, अब पढ़ना शुरू करता है। तो पढ़ना किससे, कहाँ से शुरू करता है? क ख ग घ से, ABCD से, अलिफ बे ते से पढ़ना शुरू करता है। तो वही पूछ रहा है कि सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम, यानी जो सोहेल अजीमाबादी ने जब पढ़ना शुरू किया तो वो पढ़ाई उन्होंने किस मदरसा से शुरू किया था? अलिफ बे या ABCD या क ख ग घ को किस मदरसे से सोहेल अजीमाबादी ने पढ़ना शुरू किया था, उसी के बारे में पूछ रहा है कि इब्तिदाई तालीम। ठीक, तो 4 नंबर, सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई थी। यहाँ मदरसा कहते हैं स्कूल को। मदरसा किसको बोला जाता है? स्कूल को बोला जाता है। स्कूल को उर्दू में हम लोग मदरसा कहते हैं। जवाब है नानीहाल। यानी ये नानीहाल में इनकी परवरिश हुई, यानी ये पाले पोसे गए नानीहाल में, अपने नानी के यहाँ, अपने मामू के घर पाले पोसे गए ये। और जब होशियार हुए तो वहीं पे, यानी अपने मामू के यहाँ, अपने नानी के यहाँ ही क्या है, एक मुअल्लिम को रखा गया, और उस मुअल्लिम के ज़रिए जो है इनकी शुरुआती तालीम जो है क्या है, अदा की गई। यानी इन्होंने शुरुआती तालीम अपने नानीहाल ही में क्या है, शुरू किया, अपने नानीहाल में ही हासिल की। ठीक, तो उससे कहते हैं सोहेल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसा में हुई थी, तो जवाब होगा नानीहाल में। ठीक, 5 नंबर सवाल है, ये एक्स्ट्रा है आपके बुक में, दरख्सा हिस्सा 2 में सिर्फ और सिर्फ 4 ही सवाल दिया गया है। 5वां सवाल हमने जो है अलग से एक्स्ट्रा तौर पे अलग से हमने 5वां सवाल बनाया। और 5वां सवाल कौन कौन बनाया है, तो देखिए नंबर 5, सोहेल साहब, ये साहब है, ये जगह की कमी थी इसलिए इनका नाम सोहेल अजीमाबादी नहीं लिखा था पूरा, सिर्फ शॉर्टकट में सोहेल साहब लिख दिया। तो आप सोहेल अजीमाबादी समझ जाइएगा। सोहेल साहब की पैदाइश और वफात कब हुई थी, यानी सोहेल अजीमाबादी कब पैदा हुए और फिर इनकी मौत कब हुई। जवाब, पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी में और वफात 1980 ईस्वी में हुई। ठीक, इनकी पैदाइश हुई 1911 ईस्वी में और वफात ही इनकी हुई, इनका इंतकाल हुआ किसमें, 1980 ईस्वी में। ये इस दारे फानी को कूच कर गए, इस दुनिया को छोड़ दिए। ठीक, ये मुख्तसर सवाल है, यानी मुख्तसर तरीन, यानी बिल्कुल शॉर्टकट में एक लफ्ज में जिसका जवाब दिया जाए उसको मुख्तसर तरीन सवाल कहा जाता है। इससे पहले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये इधर जो है ये मुख्तसर सवालात है, यानी जिसका मतलब ये है कि जिसको 1 लाइन 2 लाइन में जवाब दिया जाए। जितना शॉर्टकट हो, 1 लाइन में हो जाए तो 1 लाइन में दिया जाए, आधे लाइन में हो जाए तो आधे लाइन में दिया जाए, 1 लाइन से ज़्यादा हो यानी 2 लाइन में हो तो 2 लाइन में हो जाए। यानी जितना आधे लाइन या 1 लाइन में लिखिएगा उतना ही बेहतर रहेगा, उसी को कहते हैं मुख्तसर सवाल। तो मुख्तसर सवाल में देखते हैं क्या है, तो नंबर 1 में है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। यहाँ पे भाभी जान, इनके अफसाना का नाम भाभी जान, और भाभी जान का नाम क्या है, तो भाभी जान का नाम रुकैया है। इसीलिए कहा गया कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। देवर का मतलब तो समझाना नहीं आएगा, हम सभी जानते हैं देवर, हम सभी जानते हैं देवर। ठीक है, तो देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम, यानी रुकैया भाभी के, सीधा साधा समझिए सवाल का मतलब कि रुकैया भाभी के देवर का क्या नाम था, बस यही पूछना चाहता है कि रुकैया भाभी का देवर का नाम क्या था। तो जवाब देखिए अख्तर, क्या है जवाब, अख्तर।
अब आपकी बात दिमाग में ये बात खटक रही होगी कि ये मुख्तसर तरीन सवाल है जिसका मैंने जवाब दिया एक एक लफ्ज में, और ये मुख्तसर सवाल जिसको आधे लाइन, एक लाइन या डेढ़ लाइन में जवाब देना चाहिए था, उसको मैंने उसको भी एक लफ्ज में जवाब दिया। ये ऐसा क्यों किया? तो देखिए, ऐसा अगर ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो जितने भी मुख्तसर सवालात हैं उनमें से आपको ये ध्यान रखना है, उसका जवाब ऑटोमेटिक निकल जाए। ये ध्यान रखना है कि जिस लफ्ज के जरिए सवाल किया गया है, जिस लफ्ज के जरिए पूछा गया है किसी चीज के बारे में, उस सवाल वाले लफ्ज को हटा करके उसका जो जवाब है उसी जवाब को उस जगह रख दीजिएगा। आपका आंसर, आपका जवाब सही हो जाएगा, इस सवाल का जवाब आपका मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पे सवाल कर रहा है, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो ये लफ्ज़े क्या जो है, लफ्ज़े क्या के जरिए जो सवाल पूछा जा रहा है, इसी के जगह ये सवालिया अल्फाज को हटा दीजिए। क्या था, उसका नाम क्या था, इसको हटा दीजिए और इसी के जगह पर अख्तर लिख दीजिए, बस आपका जवाब हो जाएगा। जैसे कैसे पढ़ेंगे, रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। देखिए कितना लफ्ज हटाया गया, सिर्फ ये क्या जो लफ्ज है इसके जरिए हमने पूछा कि रुकैया भाभी के देवर का नाम क्या था, तो क्या के जरिए सवाल हो रहा है। अब इसी लफ्ज क्या को हमने हटा दिया और क्या के जरिए जो है अख्तर को मैंने डाल दिया, बस हमारा इस सवाल का जवाब मिल गया। तो यही जो सवाल जो आएगा उसी सवाल को आपको उतार देना है, और जो सवाल का लफ्ज सवाल, जिस लफ्ज के जरिए सवाल किया गया है उस लफ्ज को हटाइए और उसी जगह पे आप अपना जवाब डाल दीजिए, बस पूरा का पूरा एक लाइन या डेढ़ लाइन में जवाब आपका हो जाएगा। तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या के जगह पर अख्तर रखिए, उसका नाम अख्तर था। जवाब मिल गया, ठीक। इसलिए मैंने एक लफ्ज में जवाब दिया कि ताकि मैं आपको ये भी समझा सकूं कि जो सवाल लिखा जाता है उसी सवाल को आपको लिख देना है, और लफ्ज़े क्या यानी जिस लफ्ज के जरिए सवाल किया गया है उस लफ्ज को हटाइए और उस लफ्ज के जगह पे इस आपका जो जवाब है उस जवाब को लिख दीजिए, बस हो जाएगा आपका आंसर, आपका जवाब हो जाएगा आराम के साथ। देखिए दूसरा सवाल, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता? शौहर का मतलब तो जानते ही, इंग्लिश में जिसको हस्बैंड बोला जाता है, ठीक, और हिंदी में पति बोला जाता है। तो ये वही पूछ रहा है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो जवाब मैंने लिखा है सियासत की वजह से। सियासत माने नेतागिरी, यानी क्या है, जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था उस समय में, उस टाइम में ये एक नेता थे और नेता लोगों के साथ रहते थे, और फिर ये जो है इंग्लैंड जो अंग्रेज लोग थे उनका मुकाबला डट के करते थे और उनका करारा जवाब देते थे। इसी वजह से जो है उनको बार बार अंग्रेज क्या है जेल में डाल दिया करते थे। तो यही नेतागिरी और सियासत की वजह से ये बार बार जेल में जाते थे। तो देखिए अब इसको कहाँ डालना है, तो मैंने इसमें बता दिया हूं कि जो सवाल, जिस लफ्ज के जरिए सवाल किया गया है उस लफ्ज को हटाइए और उस लफ्ज के जगह पर आप अपना जवाब रख दीजिए, लिख दीजिए, बस आपका आंसर जवाब सही हो जाए। जैसे रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों के जरिए सवाल किया जा रहा है, क्यों। अब इस लफ्ज क्यों को हटाइए और हटाने के बाद इस जगह पर सियासत की वजह से इतना लिख दीजिए। तो अब क्या होगा, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार सियासत की वजह से जेल जाना पड़ता था। एक बेहतरीन तरीके से आप जवाब इसका दे दिए। सिर्फ आप जवाब, आपका एक लफ्ज था लेकिन उसी एक लफ्ज के जरिए आपने एक लाइन में, डेढ़ लाइन में उसका जवाब भी आपने वही उसी सवाल को का जवाब आपने एक लाइन या डेढ़ लाइन में बना दिया। तो देखिए रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों को हटाकर क्यों के जगह पर सियासत की वजह से लगाइए। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार सियासत की वजह से जेल जाना पड़ता था। जवाब हो गया। इस तरीके से आप अगर 2 नंबर वाला सवाल अगर आए तो आप इसी तरीके से आसानी के साथ आप जवाब दे देंगे। आपको दूसरे जगह दिमाग भटकाने की और दूसरे बुक के अंदर से सवाल
लिखने की और सवाल बुक के अंदर से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सवाल दिया गया है उसी को लिख देना है और उसका जो शॉर्टकट में एक लफ्ज में जो जवाब आ रहा है उस जवाब को सवालिया लफ्ज के जगह पर उठाकर रख दीजिए, आपका जवाब सही हो जाएगा। 3 नंबर में है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। यानी रुकैया भाभी बहुत ही बेहतरीन औरत थी, बहुत ही सब्र करने वाली औरत थी और इनके ज़रिए क्या है, एक लड़की थी जिसका नाम था शमी, वो उसका तालीम का जितना भी खर्च होता था ये खुद दिया करती थी। यानी उस शमी नाम की लड़की का तालीम पढ़ाई लिखाई में जितना भी खर्चा लगता था वो पूरा का पूरा खर्चा ये खुद दिया करती थी। तो सवाल पूछ रहा है कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। यानी वो कौन सी लड़की है, उसका नाम क्या है जिस लड़की का पढ़ाई का खर्च क्या है खुद रुकैया भाभी दिया करती थी। तो अब देखिए यहाँ पे रखिए, रुकैया भाभी किस लड़की की, किस लड़की की, तो किस लड़की जो है, किस लड़की, इसको हटाइए और इसी किस लड़की के जगह पर शमी जो जवाब में दिया गया है इस शमी को लिख दीजिए। तो लिखिए, रुकैया भाभी शमी की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्या हो गया, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम, किस लड़की, अब किस लड़की के जरिए सवाल किया गया है। अब इस लफ्ज किस लड़की को हटाइए और जवाब क्या दिया गया है, शमी। अब इस शमी को उठा करके इस जगह लिख दीजिए। तो रुकैया भाभी शमी की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों, यानी वजह भी पूछ रहा है। एक तो आप जान गए कि जिस लड़की के तालीम का खर्चा रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती थी, खुद देती थी, उसका नाम शमी था। और उस शमी को खर्चा क्यों देती थी, क्या वजह थी उस बच्ची को, उस लड़की को क्या है पढ़ाई के लिए खर्चा देना। तो उसकी वजह ये थी कि शमी जो लड़की थी ये बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, लाचार, मजबूर थी। इसी की वजह से, गरीबी की वजह से ये भाभी जान उस शमी को पूरे पढ़ाई का खर्चा दिया करती थी। उसकी वजह क्या थी, वो गरीब थी। ठीक, अब देखिए और क्यों, और क्यों, अब क्यों के जरिए सवाल किया गया, क्यों को हटाइए और क्यों के जरिए, क्यों के जगह पर क्या है इस लफ्ज को लिख दीजिए। क्या है, और क्यों हटाइए और लिखिए और क्योंकि वह गरीब थी। क्यों लफ्ज सवाल को हटाइए और उसी जगह पर इसको रख दीजिए, क्योंकि वह गरीब थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रुकैया भाभी किस लड़की के तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, तो उसका नाम था शमी। और क्यों बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि शमी जो थी वो बहुत ही गरीब, लाचार और मजबूर लड़की थी, इसीलिए उसका पढ़ाई का जो भी खर्च होता था वो खुद भाभी जान दिया करती थी। अब देखिए नंबर 4, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था, क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। अब देखिए यहाँ पे सोने की चूड़ियाँ, अब चूड़ी, इसमें चूड़ी का बयान करने की क्या ज़रूरत है, क्या वजह है चूड़ी के बारे में पूछने की, चूड़ी के बारे में सवाल करने की कि चूड़ी कैसी थी, क्या नहीं थी, क्यों चूड़ी की को क्या किया गया, ये सवाल करने की क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों इसका सवाल करने का ज़रूरत है और बेहद ज़रूरी है। क्यों, इसलिए कि इसका वाकया मैं बता देता हूँ। चूड़ी का, सोने की चूड़ी, सोने की चूड़ी का मतलब आप जो गोल्डन, जो गोल्ड का यानी सोना, जो सोनार के दुकान में सोने का सामान जो देखते हैं वही चूड़ी जो है सोने की चूड़ी थी। अब ये सोने की चूड़ी क्या थी, कैसे थी, तो उसका एक छोटा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ कि आप तो जानते ही हैं कि भाभी जान के जो क्या है पति थे, इनके जो शौहर थे वो बार बार जेल जाते थे, कभी सही से क्या है सही से घर पे नहीं रहा करते थे। तो अब इनके घर का खर्चा कौन बर्दाश्त, खुद बर्दाश्त करते, घर का खर्च जो है खुद चलाती थी अपने मेहनत के जरिए, अपने कॉलेज में पढ़ाई करके, ट्यूशन के जरिए, कोचिंग के जरिए जो है अपना खर्चा खुद निकाला करती थी। अब उसी जो है पढ़ाई की वजह से, कोचिंग की वजह से ज़्यादा पैसा तो खर्च हो जाता था, लेकिन उसी पैसे में से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा बचा बचा करके जो है रखा करती थी, हल्का हल्का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बचा करके जो है रखा करती थी। तो रखते रखते कुछ एक दिन ऐसा आया कि वो कुछ पैसा कुछ ज़्यादा हुआ और उस ज़्यादा पैसा होने की वजह से उस पैसा को क्या है बाज़ार में गई, मार्केट में गई और उस पैसे के ज़रिए जो है इन्होंने अपनी बेटी जिनका नाम था रेहाना,
उस रेहाना के लिए, जो सबसे छोटी बेटी थी, उस रेहाना के लिए इन्होंने 2 चूड़ी जो है सोने की चूड़ी 2 खरीदी, और खरीदने के बाद जो है आकर के अपनी बेटी को पहनाई। तो वो बेटी एक ही दिन, मात्र एक दिन, वो रेहाना जो है इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, मात्र एक दिन उस सोने की दोनों चूड़ी को एक दिन पहनी थी। उसके बाद एक दिन पहनने के बाद फिर उस चूड़ी को अलमारी में रख दिया गया। अब अलमारी में रख दिया गया, अब रखने के बाद दूसरे दिन ही शमी इनके घर पहुंच जाती है। शमी इनके घर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से भाभी जान को उस सोने की चूड़ी को, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा करके बचा करके सोने की चूड़ी अपनी छोटी बेटी, लाड प्यार वाली बेटी रेहाना के लिए खरीदा था, उस चूड़ी को देना पड़ा। उस चूड़ी को देना पड़ा। अब उस चूड़ी को क्यों दिया, क्या वजह थी शमी को देने की, कि वो तो इतनी मेहनत करके जो है उस चूड़ी को, 2 चूड़ी को खरीदा गया था, वो भी छोटी बेटी के लिए खरीदा गया था, और फिर एक ही दिन रेहाना पानी थी, दूसरे दिन दूसरा कोई ले गया, शमी ले गई उस चूड़ी को। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों भाभी जान ने चूड़ी को जो है शमी को दे दिया, इसकी वजह क्या थी? अब उसी के बारे में पूछ रहा है कि रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था, यानी फरोख्त माने बेचना, क्यों बेचवाना पड़ा था? तो जवाब, शमी के भाई का एमए में दाखिला लेने के लिए। एमए जानते हैं, बीए के बाद एमए किया जाता है। तो शमी का एक भाई था जिसके पास भी पैसा नहीं था। अब जानते हैं कि शमी गरीब लड़की थी, तो जब गरीब थी तो उसका भाई जो है वो भी गरीब होगा है। तो अब उसके भाई का एडमिशन कराना था, दाखिला कराना था एमए में, और उसके लिए इसके पास पैसा नहीं हो रहा था। अब उसी पैसा ना होने की वजह से जो है ये मजबूर थी, और क्या शर्माती शर्माती शमी जो है अपने भाई के लिए भाभी जान के पास पहुंची, और पहुंचने के बाद जो है उसी अपने शमी के भाई के एमए में दाखिला कराने के लिए भाभी जान को क्या है, उस सोने की चूड़ी को फरोख्त करवाना यानी बेचवाना पड़ा, और बेचवा करके उसी पैसे के जरिए जो है शमी ने अपने भाई को एमए में एडमिशन यानी एमए में दाखिला कराया। तो देखिए, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? अब जवाब, शमी के भाई का एमए में दाखिला लेने के लिए। क्यों फरोख्त करवाना पड़ा, क्यों फरोख्त कहता, क्यों लफ्ज क्यों जो है, इस क्यों को हटाइए और लिख दीजिए, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को शमी के भाई का एमए में दाखिला लेने के लिए फरोख्त करवाना पड़ा था। बात समझ आ गई? क्यों लफ्ज क्यों जो है, इस क्यों को हटाइए, और क्यों को हटाने के बाद इसी जगह पे इस जवाब को लिख दीजिए और पढ़िए, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों हटाइए। अब क्यों की जगह पर यहाँ पे ले, चूड़ियों को शमी के भाई का एमए में दाखिला लेने के लिए फरोख्त करवाना पड़ा था। बात समझ आ गई? अब देखिए, सवाल के अंदर ही जवाब छुपा है। नंबर 5 में है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी, फुर्सत का मतलब वक्त, जब इनको टाइम मिलता था काम करने से, जब छुटकारा पा लेती थी, जब इनको हल्का फुल्का थोड़ा बहुत वक्त मिलता था आराम करने के लिए, तो उस वक्त में ये रुकैया भाभी क्या करती थी? रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी। यानी रुकैया भाभी को तो बहुत सारे काम थे, उनको जल्दी फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन कभी कभार जब फुर्सत मिलती थी तो उस फुर्सत में यानी उस टाइम में रुकैया भाभी कौन सा काम करती थी, उसके बारे में पूछ रहा है कि जब टाइम मिलता था इनको रुकैया भाभी को, तो उस टाइम में ये क्या करती थी, कौन सा काम करती थी? तो जवाब देखिए, जवाब, खत लिखा करती थी। खत लिखा करती थी। टाइम जो मिलता था उसमें खत लिखा करती थी, और इनको खत लिखते 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 इतना खत के ऊपर इतना पकड़ हो गया, इतनी महारत हो गई खत के अंदर, कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खत लिखते थे, वो भी जो खत लिखने वाले होते थे वो भी अपने खत को सुधारवाने के लिए, अपने खत को सही से चेक करवाने के लिए जो है रुकैया भाभी के पास आया करते थे। इतनी ज्यादा खत लिखने में इनको महारत हासिल हो गई थी। तो क्यों, क्या है, क्या काम करती थी जब टाइम मिलता था? तो खत लिखा करती थी। तो अब यहाँ पे सवाल वाला देखिए लफ्ज कौन सा है, कौन सा, कौन सा। अब ये कौन सा, ये लफ्ज सवाल है, इसी के जरिए सब पूछा गया है। कौन सा को हटाइए और इसके जगह पे खत लिखा करती थी लगा दीजिए। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए
खत लिखा करती थी। खत क्या है? खत लिखा करती थी। अब इस कौन सा की जगह पे लगाइए खत लिखा। अब काम किया है तो काम का नाम रख दिए लिखना, काम का नाम रखिए लिखना, तो खत लिखा करती थी। जवाब हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको बेहतर लगा हो, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और जब अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और ऐसे ही लाजवाब वीडियो और ऐसे ही जो है मैट्रिक में आने वाले क्वेश्चन जो है जो बुक के अंदर लिखा जाता है, उसी बुक के अंदर से आपको मैट्रिक में सवाल आएगा। और उस जितने भी बुक के अंदर जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों को आपको सामने हल कराता जाऊंगा। और साथ में जो एक्स्ट्रा और जो सवाल बन सकते हैं उस सवाल को भी हम आपके सामने ज़रूर हाजिर करेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा आपको सही और सलामत रखें।